आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज 25 अगस्त 2024 को आरपीएससी द्वारा एएसओ का पेपर करवाया गया था, उसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे और आने वाले तमाम एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ अधिकांश क्वेश्चन जो हमने यूट्यूब पर जो पेपर सॉल्यूशन करवाए थे उसी में से सीधे सीधे हमें देखने को मिलेगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ लेखक दिए हैं, एक तरफ ग्रंथ दिए हुए हैं। जयनक भट्ट के द्वारा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की गई थी। पृथ्वीराज विजय जो संस्कृत भाषा में लिखा एक महाकाव्य है जिसकी रचना जयनक भट्ट के द्वारा की गई थी और ये चौहानों के शौर्य और उनके विजयों के उल्लेख करता है। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य दो युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें त्रायन के प्रथम युद्ध का वर्णन मिलता है, त्रायन के सेकंड युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। यानी कि पृथ्वीराज विजय जो संस्कृत भाषा में लिखा गया जयनक भट्ट के द्वारा एक महाकाव्य है जिसमें चौहान राजाओं के शौर्य के उल्लेख मिलता है। इसका मतलब एक में आएगा 3। दूसरा, नैनचंद्र के द्वारा हमीर महाकाव्य लिखा गया था। नैनचंद्र के द्वारा क्या लिखा गया था? हमीर महाकाव्य लिखा गया। यह भी संस्कृत भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है जिसमें रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। और यह पृथ्वीराज विजय है ना, यह मुख्य रूप से 12 भागों में लिखा हुआ है, यानी कि इसके 12 खंड है या 12 सुरग हैं। यह भी याद रखना, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मतलब नैनचंद्र के द्वारा हमीर महाकाव्य लिखा गया, नैनचंद्र सूरी के द्वारा। राजशेखर के द्वारा प्रबंधन कोश लिखा गया, सी के अंदर आएगा 1। और चंद्रशेखर के द्वारा सुरजन चरित्र लिखा गया और इसके मुख्य रूप से 20 अध्याय। कितने अध्याय हैं? इसके कुल 20 अध्याय है। और ये बूंदी के शासक सुरजन हाड़ा के बारे में जानकारी देता है, चंद्रशेखर द्वारा लिखा सुरजन चरित्र। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का जो सही सुमेलित है। और ये क्वेश्चन हमने राजस्थान का साहित्य संबंधित जो 4 क्लास से ली गई थी उन्हीं में से ये क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी और चिरंजीलाल मिश्र। जयपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1931 ईस्वी में की गई थी और जब 1931 ईस्वी के अंदर कपूरचंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की, उसके बाद में जयपुर प्रजामंडल निष्क्रिय हो गया था। उसके बाद में पुनः जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी के अंदर चिरंजीलाल मिश्र इसके अध्यक्ष बनते हैं और जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना की जाती है। और उसके बाद में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हैं जमनालाल बजाज 1938 ईस्वी के अंदर। और 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है और उसके अध्यक्ष होते हैं जमनालाल बजाज। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। और जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था। अब प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। और कपूरचंद पाटनी के द्वारा 1931 ईस्वी के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। उसके बाद में चिरंजीलाल मिश्र 1936 ईस्वी के अंदर पुनः जब जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? चिरंजीलाल मिश्र। तो ये बातें चारों ऑप्शनों के बारे में आपको अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन इसका आंसर है जमनालाल बजाज। और ये भी हमने जब राजस्थान के अंदर प्रजामंडल से संबंधित क्लास ली थी यूट्यूब पर, उसके अंदर आपको जाके देख लेना, आपको सीधा सीधा इसका आंसर मिल जाएगा। बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य है? पहला, 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चौवरी कर लगाया था। बिल्कुल पहला कथन सही है। 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के क्षेत्र में चौवरी कर लगाया था। पुत्री के विवाह पर 5 रुपए का टैक्स चौवरी कर राव कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया था। इसका मतलब पहला कथन सही है। और यह प्रथम चरण के तहत हुआ था, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन
जो देश का सबसे बड़ा व्यापक किसान आंदोलन और सबसे बड़ा अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। ये मुख्य रूप से 1897 से लेकर 1941 तक 44 वर्ष तक ये अहिंसात्मक किसान आंदोलन चला था। इसके मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं और इसके प्रथम चरण 1897 से लेकर 1915 तक चलता है। और इस प्रथम चरण के तहत यह घटना होती है कि 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के द्वारा बिजोलिया क्षेत्र में चौरी कर लगाया जाता है, यानी कि पुत्री के विवाह पर 5 रुपए का टैक्स दिया जाएगा। और इसी समय राव कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को राज्य से निष्कासित कर दिया था। और इस प्रथम चरण का नेतृत्व कौन कर रहे थे? इस प्रथम चरण का नेतृत्व में साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव और नानजी पटेल व ठाकरे पटेल, इनके द्वारा ये इनका नेतृत्व किया जाता। और इसके अलावा एक प्रेमचंद भील भी इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो प्रश्न आपका यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम चरण के तहत कौन कौन बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद में जब राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई थी, उसके बाद में पृथ्वी सिंह के द्वारा दूसरा कथन है कि पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदारों से तलवार बधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। यह भी कथन सही है कि पृथ्वी सिंह के द्वारा जागीरदारों से तलवार बधाई नाम का एक नया टैक्स जोड़ दिया और यह 1906 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1906 के अंदर यह लगाना शुरू किया था। और इसी समय पृथ्वी सिंह ने फतेहकरण चारण और इसके अलावा ब्रह्मदेव को राज्य से निष्कासित कर दिया था। इसका मतलब दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है कि विरोधी स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया था। यह भी कथन सही है। इनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया था। इसका मतलब तीसरा कथन सही है। चौथा है कि पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियासत देने की घोषणा की। यह कथन गलत है, क्योंकि पृथ्वी सिंह ने किसी प्रकार की रियासत नहीं दी थी, किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी थी। हालांकि 1922 के अंदर वो समझौता हुआ था मेवाड़ राज्यों के मध्य, लेकिन वो उससे पहले, लेकिन इस पृथ्वी सिंह ने किसी प्रकार की समझौता नहीं किया था। इसका मतलब कथन 1 सही, कथन 2 सही और कथन 3 सही। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और ये क्वेश्चन आप YouTube पर देखना, जब मैंने किसान आंदोलन कराया था उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन को बड़ी डिटेल से कराया था, उसके अंदर आपका इसका आंसर मिल जाएगा। यानी कि उस वीडियो से ये क्वेश्चन बाहर नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, रंगमहल का उत्खनन वीएन मिश्र एवं राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से 1959 ईस्वी में किया। यह कथन गलत है, क्योंकि रंगमहल का उत्खनन 1952 से लेकर 1954 के मध्य डॉक्टर हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में किया गया था। इसका मतलब पहला कथन गलत है। और वीएन मिश्र के द्वारा बागोर सभ्यता का उत्खनन किया गया था। इसका मतलब पहला कथन गलत है। दूसरा है कि उत्तरी राजस्थान में रंगमहल प्राग हड़प्पा युगीन पुरातात्विक स्थल है। यह कथन गलत है, क्योंकि रंगमहल सभ्यता एक ताम्र कांस्यकालीन सभ्यता है और रंगमहल सभ्यता एक कुषाण कालीन सभ्यता है। यह प्राग हड़प्पा कालीन नहीं है। कालीबंगा सभ्यता प्राग हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन है, न कि रंगमहल सभ्यता। तो इसका मतलब दूसरा भी कथन गलत हो गया। तीसरा है कि रंगमहल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में 1952-53 ईस्वी में किया गया। इसका मतलब तीसरा कथन सही है। और रंगमहल सभ्यता जहां से चावल करने की खेती के साक्ष्य मिले, यानी कि चावल के साक्ष्य रंगमहल सभ्यता से प्राप्त हुए, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। और यहां से रंगमहल सभ्यता से 105 प्रकार की तांबे की मुद्राएं प्राप्त होती है, यानी कि 105 तांबे की मुद्राएं यहां से प्राप्त होती है। यहां पर मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते, कहां से? रंगमहल सभ्यता से। और रंगमहल सभ्यता ऐसी सभ्यता, जब मैंने आर्य सभ्यता पढ़ाया था उस समय बताया था कि आर्य सभ्यता जो 8 बार उजड़ी और 8 बार बसी थी, उसी तरह रंगमहल सभ्यता 3 बार बची थी और 3 बार उजड़ी थी। यह भी याद रखना। और चौथा है कि रंगमहल संस्कृति कुषाण कालीन संस्कृति है। यह भी कथन सही है। इसका मतलब कथन 3 और कथन 4 सही है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और ये
मैंने जब राजस्थान की सभ्यता पढ़ाई थी उस समय मैंने विस्तार से बताया था, उसका आंसर उसके अंदर डिटेल से आपको मिल जाएगा। इसका मतलब जो मैंने यूट्यूब पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं गए हैं। अगला क्वेश्चन, दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा संत चरणदास जी की ये शिष्या थी। चरणदास जी जिनका जन्म डेहरा गांव अलवर के अंदर हुआ था, और चरणदास जी संप्रदाय के अनुयायी 42 नियम का पालन करते हैं, और ये मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र व दिल्ली क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। कौन? संत चरणदास जी द्वारा चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की, और चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी 42 नियम का पालन करते हैं। मैंने आपको जब संत संप्रदाय पढ़ाया था उस समय बताया था कि विष्णुई संप्रदाय 29 नियमों का पालन करते हैं, और जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी 36 नियमों का पालन करते हैं, और चरणदासी संप्रदाय के अनुयायी 42 नियमों का पालन करते हैं। और उस समय यह भी बताया था कि दयाबाई और सहजोबाई ये चरणदास जी की शिष्या हैं, और इन दयाबाई के द्वारा दयाबोध और विनय मालिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी, जो कि मेवाती भाषा में, कौन सी? मेवाती भाषा में इसकी रचना की गई थी। और उसके बाद में सहजोबाई के द्वारा सहज प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो दयाबाई के द्वारा दयाबोध और विनय मालिका पुस्तक की रचना की गई, और सहजोबाई के द्वारा सहज प्रकाश पुस्तक की रचना की गई थी, और ये मेवाती भाषा में पुस्तकें लिखी गई थी। और संत चरणदास जी के जो उपदेश थे वे मेवाती भाषा में थे। कौन सी? मेवाती भाषा में। तो ये इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। जब मैंने संत संप्रदाय पढ़ा था उसको बाकी डिटेल के साथ आपको मैंने बताया था, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता क्या है? पहला, इसमें एक समुदाय विशेष के ही लोग सहभागी होते हैं। पहला कथन गलत है, क्योंकि रम्मत लोक नाट्य में बहुत सारे समुदाय के लोग इसमें भाग लेते हैं। रम्मत लोक नाट्य मुख्य रूप से जैसलमेर व बीकानेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, और ये रम्मत लोक नाट्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के आधार पर काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनय किया जाता है इसमें। इसका मतलब पहला कथन गलत है। और जो रम्मत लोक नाट्य को जो खेलने वाले होते हैं उसे खेलार कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, उसे कहते हैं खेलार कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि इसमें टेरी और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है, बिल्कुल दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि रंग मंच पर बैठने वाले पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, इसका मतलब तीसरा भी कथन सही है। और जो रम्मत लोक नाट्य को जो खेलने वाले होते हैं उसे खेलार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? खेलार कहा जाता है। चौथा है कि इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखते हैं, बिल्कुल। ये मुख्य रूप से बीकानेर व जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इसका मतलब कथन 2, कथन 3 और कथन 4 इसके राइट आंसर है। और मैं आपको बता दूं कि होली के रम्मत बीकानेर के प्रसिद्ध है, बीकानेर के प्रसिद्ध है। और रम्मत नाट्य की शुरुआत जैसलमेर में तेज कवि के द्वारा की गई थी, और तेज कवि के द्वारा स्वतंत्र बावनी नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और ये मैंने जब लोक नाट्य पढ़ाया था उस समय मैंने इस रम्मत लोक नाट्य के बारे में मैंने विस्तार से जानकारी दी, जाके आप YouTube पर वीडियो देख लेना, और उसी में से ये क्वेश्चन आया है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, शेखावटी क्षेत्र में कृष्ण की 8 गोपियों एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहां मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा गोयनका की हवेली फतेहपुर। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, 8 फरवरी 1942 ईस्वी को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मारवाड़ लोक परिषद का तीसरा अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? तीसरा अधिवेशन था। और ये 7 से लेकर 9 फरवरी 1942 के अंदर लाडनू नागौर के अंदर ये मारवाड़ लोक परिषद का तीसरा अधिवेशन हो रहा था, और इसकी अध्यक्षता रणछोड़ दास कट्टानी के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अब मैं बता दूं कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना या इसका गठन
1938 ईस्वी के अंदर जोधपुर के अंदर किया गया था। और किसके नेतृत्व में किया गया था? रणछोड़ दास गट्टानी के नेतृत्व में मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 ईस्वी में जोधपुर में किया गया था। और इसका तीसरा अधिवेशन लाडनू नागौर के अंदर 7 से 9 फरवरी 1942 के मध्य हो रहा था। कहां पर? लाडनू नागौर के अंदर। और ये कौन सा अधिवेशन था? तीसरा अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा की जा रही थी। और अगर पूछे कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 ईस्वी में। और किसके प्रयासों से? जयनारायण व्यास। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ। और ये क्वेश्चन मैंने प्रजामंडल पढ़ाया था, उस समय डिटेल से बताया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, रणछोड़ दास गट्टानी। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार चौरी मंदिर के विषय में से कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन, इसका मध्यम भाग गोलाकार जैन गुंबद से ढका हुआ है। बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। और ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर शांतिनाथ का यहां पर मंदिर है। इसका मतलब पहला कथन सही है। और ये क्या है? गुंबदाकार यानी कि गोलाकार है। दूसरा है कि इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र भंडारी वेलका ने इसका करवाया था। बिल्कुल, इसका निर्माण, इनकी श्रृंगार चौरी का निर्माण महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र भंडारी वेलका ने इसका निर्माण करवाया था। इनकी दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है कि इस मंदिर की योजना गोलाकार है। यह भी कथन सही है। चौथा है कि इसके चारों ओर से 4 पंख निकले हुए, यह कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा कथन 1 सही, कथन 2 सही और कथन 3 सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु वाद्य यंत्र नहीं है? यानी कि तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तत्वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जो तार से बजाए जाते हैं, उसे बोलते हैं तत्वाद्य यंत्र। प्रश्न क्या पूछा कि कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? कामाचा एक तत्वाद्य यंत्र है, भपंग एक तत्वाद्य यंत्र है जो कि मेवाड़ सत्र में बजाया जाता है, जंत्र एक तत्वाद्य यंत्र है, लेकिन बांकिया ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है जो फूंक देकर बजाया जाता है, उसे बोलते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा बांकिया एक सुशीर वाद्य यंत्र है, न कि तत्वाद्य यंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। जब मैंने वाद्य यंत्र से संबंधित क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि कौन कौन से तत्वाद्य यंत्र है। और उसमें मैंने लिखा था एक रावणंता एक तत्वाद्य यंत्र है, सारंगी तत्वाद्य यंत्र है, जंतर, इकतारा, दूतारा, चौतारा और कमायचा। इसके बाद मैंने कमायचा, तंदूरा भी एक तत्वाद्य यंत्र है, पपंग, इसके बाद में रबाज, ये भी एक तत्वाद्य यंत्र है, रबाब, ये भी एक तत्वाद्य यंत्र है। इसके अलावा चिंकारा ये भी एक तत्वाद्य यंत्र है। इसके अलावा दुकाको ये भी एक तत्वाद्य यंत्र है। और सुरिंदा ये भी एक तत्वाद्य यंत्र है। और सुरमंडल ये भी एक तत्वाद्य यंत्र है। तो आने वाले एग्जामों के अंदर आपसे ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कौन से तत्वाद्य यंत्र है या नहीं है। तो रावणंता, सारंगी, जंतर, इकतारा, दुतारा, चौतारा, कमायचा, तंदूरा, पपंग, रवाज, रवाब, चिंकारा, दुकाको, सुरिंदा और सुरमंडल ये सभी तत्वाद्य यंत्र हैं। बांकिया कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था? अब 1944 में यानी कि अप्रैल 1944 के अंदर नीम का थाना के अंदर मीणा सुधार समिति की एक सभा चल रही थी और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे बंशीधर शर्मा। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। मैंने आपको यह बताया था कि मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी और इसके बाद में अप्रैल 1944 में नीम का थाना सीकर में मीणा का एक बड़ा अधिवेशन चल रहा था और उसकी अध्यक्षता जैन मुनि मगन सागन कर रहे थे और उसी के अंदर मीणा सुधार समिति की अध्यक्षता बंशीधर शर्मा कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो एक ये भी याद रखना, मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1933 ईस्वी के अंदर। और मीणाओं का एक बड़ा अधिवेशन कहां हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1944 नीम का थाना सीकर में, वर्तमान में नीम का थाना जिला है और इसकी अध्यक्षता जैन मुनि मगन सागर के द्वारा की जा रही थी। और यह भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको करवाया था। निम्नलिखित में से किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर के राजा
जसवंत सिंह, यानी कि ये बहादुरपुर का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। एक तरफ दारा सिकोह और एक तरफ सूजा के मध्य युद्ध हो रहा था। इसके अंदर दारा सिकोह का साथ दिया था जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने, और इसमें सूजा की हार हुई थी और दारा सिकोह की विजय हुई थी। यानी कि मुगल उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, उसके अंदर जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा सिकोह का साथ दिया था और इस बहादुरपुर के युद्ध में दारा सिकोह की विजय हुई थी और सूजा की हार हुई थी। 1658 ईस्वी के अंदर यह युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, इलायची एवं कमला राजस्थान की किस चित्रशैली की चित्रकार थी? तो इसका राइट आंसर होगा नाथ द्वारा चित्रशैली। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। इलायची एवं कमला ये महिला चित्रकार है और ये नाथ द्वारा की चित्रकला है, यानी कि चित्रकार है। और इसके अलावा जब मैंने अजमेर चित्रकला पढ़ाई थी उस समय अजमेर की 2 महिला चित्रकार, जिसका नाम, एक का नाम है साहिबा और एक का नाम है उष्णा, ये 2 महिला चित्रकार अजमेर की है और नाथ द्वारा की इलायची व कमला। और नाथ द्वारा चित्रकला में पिछवाई कला प्रसिद्ध है, पिछवाई कला नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और पिछवाई कला भगवान कृष्ण के मंदिर के पीछे की दीवारों पर कपड़े पर सुंदर जो चित्रकारी की जाती है उसे बोलते हैं पिछवाई कला। और ये भगवान कृष्ण के बाल रूप की चित्रकारी की जाती है उसे बोलते हैं पिछवाई कला, और पिछवाई कला नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और नाथ द्वारा की प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो नारायण चतुर्भुज, कांसीराम और उदयराम, ये सभी नाथ द्वारा के प्रमुख चित्रकार हैं। और नाथ द्वारा चित्रकला में हरे व पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है, यह भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ लेखक दिए, एक तरफ उनकी पुस्तकें दी हुई है। कान्हा व्यास के द्वारा एकलिंग महात्म्य की रचना की गई, यानी कि इस एकलिंग महात्म्य के 2 भाग हैं। एक भाग की रचना महाराणा कुंभा के द्वारा की गई और दूसरे भाग की रचना कान्हा व्यास के द्वारा की गई थी। इसका मतलब एक के अंदर आएगा 2। ना था, ये महाराणा कुंभा के दरबारी मंडन था, उस मंडन का भाई था कौन? ना था। और नाथा के द्वारा वास्तु मंजरी पुस्तक की रचना की गई थी। और महाराणा कुंभा के एक शिल्पकार जिसका नाम था मंडन, और मंडन का पुत्र था जिसका नाम था गोविंद, जिनके द्वारा उद्धार धोरणी, द्वार दूपिका जैसी पुस्तकों की रचना की गई, यानी कि 3 के अंदर आएगा 1। और अत्रि व महेश भट्ट के द्वारा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई थी, जो 1460 ईस्वी में लिखा गया था और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 के अंदर आएगा 2, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और ये जब साहित्य पढ़ाया था उस समय ये सभी पुस्तकें मैंने आपको बताई थी। महाराणा कुंभा के द्वारा, गोविंद के द्वारा कौन सी लिखी गई थी, मंडन के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिगो भद्रव मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? ओडिशा से, हर्षनाथ से। तो इसका राइट आंसर होगा हर्षनाथ प्रशस्ति, जो 973 ईस्वी में लिखी गई थी। वहां पर हर्षनाथ का मंदिर है और वहां से ये मूर्ति प्राप्त होती है और ये वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में रखी गई है। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? पहला, लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है, बिल्कुल सही। आरपीएससी ने यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि लूनी नदी के जो पूर्वी सीमा होती है उसे काला भूरा डूंगर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब पहला कथन सही है। दूसरा है कि यह नदी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है, बिल्कुल। ये लूनी नदी अपना जल कच्छ के रण में बहा देती है, इसका मतलब दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा है, बिल्कुल सही है। लूनी नदी का उद्गम नाग की पहाड़ी अजमेर से लेकर ये बालोतरा तक मीठी रहती है, उसके बाद में ये खारी हो जाती है, क्योंकि बालोतरा में अत्यधिक केमिकल, वहां यानी कि वहां के उद्योगों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में केमिकल डाला जाता है इस लूनी नदी में, इसलिए वहां से वह खारी हो जाती है।
इसलिए इस लूनी नदी को आधी मीठी व आधी खारी के नाम से जाना जाता है। इस बालोतरा कस्बे तक ये मीठी रहती है, उसके बाद में ये खारी हो जाती है। इसका मतलब तीसरा कथन सही है। और चौथा है कि ये राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का 5.6% भाग पर है। ये कथन गलत है, क्योंकि लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र 10.41% है। कितना है? 10.41% है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, जो कि कथन असत्य है, क्योंकि 5.6% इसका अफवाह क्षेत्र नहीं है। कितना है? 10.41% है। और ये मैंने जब लूनी नदी पढ़ाया था उस समय मैंने विस्तार से ये संपूर्ण जानकारी आपको दी थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। पहला, इस प्रदेश की औसत वर्षा 30 से 50 सेमी है। इस प्रदेश में लाल, रेतीली तथा सीरोज मृदा पाई जाती है। गेहूं, सरसों एवं तिल इस प्रदेश की प्रमुख रबी की फसल है। तो ये लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र वाला कृषि जलवायु प्रदेश है। तो और ये कौन सा होगा? सेकंड बी होगा। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा विकसित नहीं किया गया है? तो रिको के द्वारा राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क की स्थापना की गई है। एक बोरानाड़ा जोधपुर में, एक रणपुर कोटा में, एक उद्योग विहार श्रीगंगानगर में और एक अलवर जिले में। इनकी 4 जिलों में रिको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क की स्थापना की गई है। एक जोधपुर में, एक कोटा में, एक श्रीगंगानगर में और एक अलवर में। लेकिन किशनगढ़ अजमेर के अंदर एग्रो फूड पार्क नहीं है। यहां पर क्या है? ग्रीन मेगा फूड पार्क है और इसकी स्थापना 2018 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से असतत अस्थिर खनन के पर्यावरणीय प्रभाव कौन से? यानी कि आप यदि असतत और अस्थिर खनन करोगे तो पर्यावरणीय प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे? क्या पर्यावरण प्रदूषण होगा? बिल्कुल होगा। यदि आप अस्थिर खनन करोगे पर्यावरण प्रदूषण होगा। जैव विविधता का ह्रास होगा? बिल्कुल होगा। भूमि क्षरण होगा? बिल्कुल होगा। और सतही तथा भूजल प्रदूषण होगा? बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसके चारों ही ऑप्शन सही है कि यदि आप असतत अस्थिर खनन करोगे तो इन पर पर्यावरणीय प्रभाव देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण को कौन से कारण प्रभावित करते हैं? पहला कथन, मील के आसपास क्षेत्रों में गन्ने की उपलब्धता। बिल्कुल, यदि गन्ना अधिक होगा तो वहां पर चीनी उद्योग अधिक स्थापित किए जाएंगे। इसका मतलब पहला कथन सही है। दूसरा है कि परिवहन की सुविधा की उपलब्धता। जी हां, चीनी उद्योग होने के बाद में बाजारों तक पहुंचाने के लिए वहां तक परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। इसका मतलब दूसरा भी प्रभावित करता है। तीसरा है कि सल्फर एवं चूने की उपलब्धता, यह भी उससे प्रभावित करता है। चौथा है कि सस्ता एवं कुशल श्रमिक भी प्राप्त होना चाहिए, इसलिए तो चीनी उद्योग स्थापित किए जाएंगे। यानी कि चीनी उद्योग के लिए सस्ता एवं कुशल श्रमिक होने भी आवश्यक है। इसका मतलब चारों ही कथन इसके सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला, लूनी बेसिन जो नहर क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल सही है। जो लूनी नदी का जो अफवाह क्षेत्र होता है उसे नहर बेसिन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि घग्गर का मैदान जिसे नाली के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। घग्गर नदी का जो अफवाह क्षेत्र उसे नाली के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि शेखावटी प्रदेश में जोहड़ होता है। जी हाँ, शेखावटी प्रदेश में जो परंपरागत जल संरक्षण को बचाने के लिए जो कच्चे व पक्के कुएं बने होते हैं उसे जोहड़ के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब तीसरा भी कथन सही है। चौथा है कि नागौरी उच्च भूमियां डोरा पर्वत है। नागौरी उच्च भूमि में डोरा पर्वत नहीं है। डोरा पर्वत कहां है? जालोर में। कहां पर है? जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, वहां पर क्या है? डोरा पर्वत है। तो नागौरी उच्च भूमि के अंदर डोरा पर्वत नहीं है। नागौरी उच्च भूमि में कुबड़ पट्टी पाई जाती है और नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई लगभग 300 से 500 मीटर तक है। अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? 3, 5, 4 या 6? तो इसका राइट आंसर होगा
राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर 5 है। कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर। ये 5 शहर राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या रखते हैं। अगर पूछे कि राजस्थान में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले रखने वाले कितने शहर हैं, तो आपका आंसर होगा 3 शहर। कौन कौन से? एक जयपुर, जोधपुर और कोटा। ये 3 शहर जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या रखते हैं राजस्थान के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा 5 लाख से अधिक 5 शहर। अगला क्वेश्चन, जीएसआई द्वारा हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बॉक्साइट की प्राप्ति रिपोर्ट की गई? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में 2024-25 की रिपोर्ट जारी की गई थी जीएसआई द्वारा, और इसके द्वारा उदयपुर जिले में बॉक्साइट की होने की संभावना व्यक्त की। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में शुरुआत में भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार में वित्त पोषण अनुपात क्रमशः था। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये सूखा संभाव्य कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ये 1973-74 में इसकी शुरुआत हुई थी, और जब ये शुरुआत हुई थी उस समय 11 जिले और 32 ब्लॉक के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और ये सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम जब शुरुआत हुआ था उस समय भारत सरकार का हिस्सेदारी 50% थी और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 50% थी। लेकिन उसके बाद में 1 अप्रैल 1999 को इसके अंदर अनुपात के अंदर संशोधन किया गया था और केंद्र सरकार का 75 और राज्य सरकार का 25% हिस्सा कर दिया था। तो ये क्या पूछा है कि शुरुआत में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम जब शुरुआत हुआ था 1973-74 में, उस समय भारत सरकार का 50% और राज्य सरकार का 50% था। लेकिन वर्तमान में पूछे तो वर्तमान के अंदर 75-25 का है। तो ये इसका आंसर होगा 50-50%, जो कि ये शुरुआत का पूछा है। अगर इसकी जगह पूछे कि सूखा संभावित कार्यक्रम की जगह पूछे कि मरु विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1977-78 ईस्वी में हुई थी, और इसकी जब शुरुआत हुई थी उस समय भारत सरकार का 100% था। उसके बाद में 1 अप्रैल 1999 के बाद में केंद्र सरकार का 75 और राज्य सरकार का 25% हिस्सा कर दिया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन ट्रेप से विकसित या निर्मित हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा हाड़ौती क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का, क्योंकि दक्कन का पठार जो मुख्य रूप से लावा यानी कि बेसाल्ट से निर्मित है, बेसाल्ट से निर्मित है, और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी, जिसे कपासी मिट्टी, जिसे स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से जाना जाता है, और ये हाड़ौती क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसमें मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए, गन्ने के लिए, सोयाबीन के लिए, मूंगफली के लिए ये काली मिट्टी उपयोगी है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र जिला सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ सौर ऊर्जा संयंत्र है, एक तरफ जिले दिए गए। अगोरिया सौर ऊर्जा संयंत्र बाड़मेर जिले में, बिल्कुल सही है। धूनिया, इसका पूरा नाम है धूनिया, धूनिया सौर ऊर्जा संयंत्र सिक्कर में नहीं, कहां पर है? जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और मोगला जैसलमेर में, गोरी झुंझुनू में सौर ऊर्जा संयंत्र है। तो धूनिया कहां है? धूनिया ये जोधपुर में, न कि सिक्कर में। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। ये 17वां क्वेश्चन पीछे रह गया था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? यानी कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जो नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात रखता है? ऐसा कौन सा जिला है? तो जैसलमेर की है 807, बाड़मेर की है 899 लिंगानुपात, और श्रीगंगानगर का है 878 और अलवर का है 872। तो राजस्थान में ऐसा कोई भी जिला नहीं है जो नगरीय क्षेत्रों में 800 से कम लिंगानुपात रखता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन डिलीट होगा।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं की साक्षरता दर है। तो इसका राइट आंसर होगा 81.73%। 15 से लेकर 24 वर्ष की आयु के मध्य के युवाओं की साक्षरता दर है। अगर पूछे कि राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है तो आपका आंसर होगा 66.1%। अगर पूछे कि पुरुषों की साक्षरता दर तो 79.2%। अगर पूछे कि महिला की साक्षरता दर तो 52.1%। अगर पूछे कि 15 से लेकर 49 वर्ष की आयु के मध्य युवाओं की साक्षरता दर कितनी तो आपका आंसर होगा 88.89%। अगर आगे एग्जाम में आरपीसी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि 15 से लेकर 49 वर्ष के आयु के मध्य के युवाओं की साक्षरता दर कितनी तो आपका आंसर होगा 88.89%। और ये क्वेश्चन मैंने जनसंख्या टॉपिक पढ़ाया था, उसके अंदर ये विस्तार से मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। तो आप YouTube पर करवाए गए सभी वीडियो देख लेना। आने वाले एग्जाम के अंदर चाहे आरपीसी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप सबका धन्यवाद।